सवालों का बहुत बड़ा जाल और उस जाल में फंसने के लिए बेताब एक छात्र नेता, जिसने पहले कह चुका हूं तस्वीर भी बदली, तकदीर भी बदली, लेकिन कहीं ना कहीं यह मुकाम अभी अधूरा है। जिद उनके अंदर कूट कूट कर भरी गई है। ऐसा पहले से नहीं है, बचपन से ही जिद्दी है टिकेंद्र कुमार साहब। सवालों को शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से स्वागत कर रहा हूं। सवाल अगला, जिस विचारधारा से टिकेंद्र साहब जुड़े, जिसे उन्होंने खुद के लिए चुना, दूसरों के लिए भी चुना, लेकिन टिकेंद्र साहब कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारी कहें या वो लोग जिनसे शायद उन्हें उलझना नहीं चाहिए था, लेकिन अपनी बात को दबता हुआ देख वो कई बार उलझे भी। आपसे सवाल कर रहा हूं टिकेंद्र साहब, क्या हमारी ये दलील सही है? बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के डेमोक्रेसी का अंदर का पता नहीं होता है। मतलब जो आप उलझना बोलते हो वही डेमोक्रेसी है। और कई मरतबा ऐसा हुआ, मैं वो एक्चुअली नाम नहीं बता सकता उनका, वो झूठ में बोलूँगा अगर बोलने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो इंसिडेंट्स में बता सकता हूँ कि एक, क्योंकि मैं उस फोरम पर हूँ जो जिसको हम हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम बोलते हैं, राज्य सचिवालय का सदस्य हूँ। तो ये इलेक्शन में कौन कैंडिडेट होना कौन नहीं होना मतलब थोड़ी हमारी होती है, और उसमें मैं एक जगह बहुत उलझा और बहुत ज़्यादा इनफैक्ट उलझा कि कौन होना चाहिए, और बाद में साबित हुआ कि मैं गलत था। मतलब मेरे और लोग जो थे वो सही थे। और उल्टा भी होता है, मतलब ऐसा भी हुआ, वो इलेक्शन को लेकर नहीं, वो किसी एक आंदोलन को कि कब आपने हस्तक्षेप करना है कब नहीं करना है और वो वगैरह वगैरह और चीज़ों को लेकर। तो उसमें जहाँ पर जो मैं समझ रहा था वो सही साबित हुआ, लेकिन फैसला क्यों हमारा मेजॉरिटीज़ होता है, फैसला कुछ और हुआ तो वो हुआ। लेकिन इसका पूरा हमारा हल वो होता है कि हम बाद में रिव्यू करके, और अगर जो गलत हुआ, जैसे मैं साबित जब सही हुआ तो वो फिर मानते हैं गलती, और लोग गलती मानते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं हठी रहकर अपने पोजीशन पर अड़ा रहा, और वो बाद में साबित हुआ कि मतलब मैं गलत था और लोग सही थे। कहते कि जिद्दी होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा जिद्दी दूसरों के लिए भी घातक होता है, अपने लिए भी घातक होता है। लेकिन टिकेंद्र साहब के साथ ये जो पॉइंट है वो हमेशा प्लस बनकर सामने आया। वो जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत से ज्यादा जरूरी उनके लिए जुनून भी है। टिकेंद्र साहब, क्या ये दोनों शब्द आपके साथ मेल खाते हैं? एकदम। मतलब आप ये कहिए कि जीतना हमारे मतलब मतलब हमारे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जैसे एक क्रांति लाना, समाज को बराबरी के लिए आगे ले जाना, इस सत्ता पर कब्जा करना ताकि ये बराबरी के लिए समाज आए वगैरह, ये सारी बात है। ये है, इसका जुनून है। अब इसमें बहुत सारी बीच में जीत होती है, बहुत सारी हार होती है, इसी कड़ी में आ गए। लेकिन बुनियादी जो जुनून है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है, और वो सदा के लिए रहेगा। जब तक हमारी बॉडी आईजीएमसी को नहीं जाएगी तब तक वो जुनून रहेगा, और ये हम समझते बहुत ज़रूरी है। जीत हार उसका पहलू है, कभी आप जीतेंगे, मतलब दिस इज बेसिकली अ वॉर। इस वॉर में यू लूज मेनी बैटल्स एंड यू विन मेनी बैटल्स। तो ये असल में उस वॉर के लिए जुनून होना, उस युद्ध के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और वो निश्चित रूप से है। मतलब वो, और शायद अगर मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे जो साथ काम करने वाले वो और बेहतर इसमें बता सकते हैं। अक्सर मैं कई बातों को भूल जाता हूं, लेकिन ब्रेक से पहले मैंने आपसे वादा किया था, वादा था कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टिकेंद्र साहब से एक ऐसा सवाल जरूर पूछेंगे जिससे उनका झूठ निकलकर सामने आ जाएगा। टिकेंद्र साहब, सवालों में फंस चुके हैं, जवाब आपको देना है। क्या लोग अक्सर खुद के लिए झूठ बोलते हैं? आपने खुद के लिए नहीं, किसी गैर के लिए झूठ बोला था, आप पकड़े भी गए। आखिर मजबूरी क्या थी झूठ बोलने की? देखिए, मतलब वो तो मैं रखूंगा ही कि क्यों मैंने झूठ बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हम जब कॉलेज में थे बहुत पिक्चर के लिए भी झूठ बोलते थे, पिक्चर देखने के लिए, खासकर एक्शन मूवीज़ के बड़े शौकीन थे। लेकिन मैं समझता वो नहीं। लेकिन जहाँ ये मेरे मूवमेंट और जिसके साथ मैं जुड़ा फाइनली, उसमें मैंने कभी झूठ बोला नहीं।
मतलब और मेरे साथ के लोग जो मतलब मेरे से बहुत अच्छे थे, मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट थे, मेरे से ज़्यादा कुशल थे, कार्यकर्ता थे, वो घर में कभी सच बोलते नहीं थे। मीटिंग में जाएंगे तो बोलेंगे हम कहीं और जा रहे हैं, तो वो और आज वो मतलब टिक भी नहीं पाए उसी वजह से। तो वो मैं समझता हूँ मेरी एक बहुत, लेकिन झूठ मैंने निश्चित रूप से मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको बोला है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे एक साथ के थे साथी, तो उसमें फीस थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं अपने घर से डबल फीस ली अपनी फीस देने के लिए और उनकी फीस देने के लिए। जो बाद में मेरे मदर को पता लगा, लेकिन जब उनको पता लगा तो उन्होंने बोला चलो तू पहले ही बोल देता, उसके लिए चाहिए तो मैं दे देती, तो उन्हें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने निश्चित रूप से एक बार झूठ बोला है ज़िंदगी में। और बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर जगह पर, क्योंकि आप झूठ के दम पर ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकते। अगर आप इवन पॉलिटिक्स में भी आप कर रहे हो तो आप थोड़ी आपको वो सीढ़ी दे सकती है, लेकिन वो पक्का रास्ता कभी भी दे नहीं सकती है। लेकिन साहब, आपके पिता की और आपकी सोच मिलती नहीं थी, जरूरत से ज्यादा मिलती थी। जिस समय एक दोस्त को दोस्त की जरूरत होती है, तब आपके नजरों के सामने, जैसा मैंने पढ़ा, पिता का चेहरा सामने आता था। लेकिन जब 12वीं की शिक्षा आप हासिल कर रहे थे, तब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। क्या आपको लगता है उस समय सबसे ज्यादा जरूरत आपको अपने उस पिता की थी, जिसे आप एक दोस्त भी समझते थे? एकदम। और यही मतलब आपने मतलब मेरे मुंह में शब्द डालने वाली बात कही, क्योंकि वो ऐसे ही हमें ट्रीट करते थे एक दोस्त की तरह ही, और हर कुछ सब चीज़ें हम शेयर करते थे आपस में। वो तो वॉइड कभी भरा ही नहीं गया। और मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़िंदा रहते तो जो मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, हो सकता है मैं उस तरह से यहाँ पर नहीं रहता, कुछ और कर रहा होता, लेकिन वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनका योगदान रहना था, कि कैसे आप समाज को देखते हो। हालांकि वो बाद में उसमें बहुत जो समय लगा आफ्टर ऑल इस मूवमेंट में आने के लिए, वो शायद मुझे इतना समय ना लगता और मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता समाज के लिए, जो मैं बहुत बाद में उसमें कंट्रीब्यूशन में सामने आया। जब आप राजनीति में रहे, छात्र राजनीति में रहे, प्रशासन का आपने जीना हराम करके रखा। जरूरत से ज्यादा परेशान किया था आपने प्रशासन को। लेकिन जब आपने छात्र राजनीति से, सड़क से जेल तक का रास्ता तय किया, तो वहां भी आपके अंदर शायद कोई ज्यादा लगाम नहीं लग पाई, और वही विचारधारा आपने जेल के अंदर भी लागू कर दी। अनुभव जाना चाहिए। देखिए साहब, जेल में हम 2 साल रहे, मतलब हमारे साथ के और थे, 7 लोग थे, और ये मतलब जो विद्यार्थी आंदोलन में है, क्योंकि यही मजबूत है, इस पर खूब रिप्रेशन है, ये चलती रहती है कड़ी। तो आप ये लगाइए कि जब पहली बार हम जेल में गए तो वहाँ खाना जो बंटा, वो खाना साबुत बैंगन थे। और वो क्योंकि जेल में जाने का प्रोसीजर ये होता है कि आप पुलिस रिमांड से जाते हैं। पुलिस रिमांड में हमें फॉर्चुनेटली बेहतर खाना मिलता था, लेकिन जब जुडिशियल लॉकअप होता है उसमें अच्छा, हमने एकदम वहाँ प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं है। तो जज साहब, क्योंकि वो वार्डन होते, मतलब वार्डन के ऊपर होते हैं, जो जिनके सेशन जज के अंडर वो जेल थी, तो वो आए, तो वो जानते थे कि स्टूडेंट मूवमेंट के लोग हैं ये लोग, तो उन्होंने हमें कहा कि ये कोई 5 स्टार नहीं है और ये जेल है, यहाँ ऐसे ही खाना मिलेगा। लेकिन हमने उनकी भी बात सुनी नहीं और बर्दाश्त नहीं किया, और फिर उसको बिल्ड किया दोबारा से, मतलब वहाँ पर और जो बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि जैसा जेल की एक परिकल्पना बाहर की जाती है, ऐसे ही नहीं है जेल। बहुत सारे वहाँ पर वो लोग भी है जो दुखी है, सताए हुए हैं। तो एक तरफ के उनको बेहतर पहले तो खाना मिल सके, उनको रहने के लिए अगर कंबल कितने लिखे हैं उतने मिलते नहीं थे, वो सवाल था। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे थे जिनकी अपील लिखने का काम हम लोग करते थे, मतलब जो झूठे केस में या कोई वकील ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि हम खुद लॉ के स्टूडेंट थे और जेल में रहने जितना जान गए थे कि केस में कहाँ जैसे पकड़ा जा सकता है, कहाँ जैसे नहीं पकड़ा जा सकता है, तो है। और उसमें से आप हैरान होंगे कि करीब आधा दर्जन लोग फिर एक्विटल हुआ उनका। तो ये हम कंट्रीब्यूशन वहाँ पर कर सके। और फिर जैसे वहाँ पर क्योंकि एक्टिविटी वो हमारे साथ, मुझे याद है उस वक्त संधू साहब करके एक आईजी थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही प्रो, मतलब इंसान, और जेल को कैदी के रूप में नहीं देखते थे, बोलते थे इसको भी सुधारने का मौका मिलना चाहिए। फिर हम उनको कहते थे कि आप थोड़ा कुछ और इनोवेटिव करो। तो वो इनोवेटिव में कि ये जो अंधविश्वास ये सब कुछ दूर होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पूरी एक वर्कशॉप वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई थी। फिर नाटक के रूप से मुझे अभी ग्रुप का पूरा याद नहीं आ रहा है नाम क्या था, लेकिन वो लोग आते थे ताकि पूरा एक वहाँ पर शिफ्ट हो सके। तो वो हमने कुछ कोशिश की, और अखबार कुछ लाइब्रेरी एक बिल्ड की वहाँ पर,
और डिस्पेंसरी, क्योंकि दवाई मिलना मतलब बहुत मुश्किल था। तो मतलब कम से कम हमारे वहाँ ये था कि अगर कोई बीमार है हॉस्पिटल से नहीं बच सकता था, हॉस्पिटल उसको ले जाना ही पड़ता था, नहीं तो हम प्रोटेस्ट कर देते थे, खाना वहाँ नहीं चलेगा, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। तो अब आप इसको कहेंगे अगर नाक में दम था, तो निश्चित रूप से हमने नाक में दम देकर रखा था। देखिए साहब, हाल ही में जो चुनाव परिणाम वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ लाल किले को ढा दिया गया बुरी तरीके से। क्या हिमाचल में इसका प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से पड़ेगा, मतलब लेकिन वो है कि हम भी उसके लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक किला था, आई मीन एक पूरा ऐसा फोर्ट था जिसको हम बोलते थे, और उसने बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट है। उसमें क्या परेशानी हो रही थी वो बहुत समय से देखी जा रही थी। उसकी एक लिमिटेशन थी, क्योंकि वो हिंदू मतलब फेडरल गवर्नमेंट एक है, केंद्र सरकार के उसमें काम करती है, ज़्यादा वो विकास नहीं कर सकती, वो सारा था। निश्चित रूप से इसमें पड़ेगा, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको जितना मिनिमाइज हो सके करेंगे, क्योंकि वहाँ जैसे मैं कैंपेन में था, तो वहाँ कैंपेन में हमारे विचार पर कोई हमला नहीं था। जैसे जो जीत कर आए वो बोलते थे कि हम इनसे ज़्यादा कम्युनिस्ट है, आप हैरान होंगे, मतलब वो हम ये बोलते थे कि हम इनसे बड़े कम्युनिस्ट है, ये पूरे कम्युनिस्ट नहीं रहे। तो मेरे ख्याल उसमें एक सबक जो हमारे को लेने की जरूरत है कि वो जो कम्युनिस्ट नॉर्म्स हैं, जो मतलब हम समझते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, कभी उस नज़दीक हम नहीं पहुँचे हैं, और उस तरीके से काम करना है। आप जितना मर्जी हमें तो शाबाशी दीजिए कि आप वो मतलब पूरा अपने ज़िंदगी दे दी वगैरह, लेकिन हम तब भी समझते हैं हमारे में बहुत कमियां हैं, और वो कमियां दूर करना जो वहाँ पर हम शायद नहीं कर पाए, मतलब जो किया भी और हमारे सामने प्रॉब्लम रही, वो और उसको दूर करते हुए, और ताकि ये समाज में हम उसी तरह से मिल जाए जैसे मछली पानी में रहती है, अभी उसमें कमी है हमारे यहाँ पर। तो वो हम एक सबक है हमारे लिए, और निश्चित रूप से उसकी एक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम समझते हैं उस प्रभाव को मुकाबला हम करने की क्षमता रख पाएंगे। क्या आपको लगता है कि हिमाचल में वर्तमान में अभी सीपीआईएम जो है वो मुद्दाहीन पार्टी है? क्या कोई ऐसा मुद्दे को लेकर सीपीआईएम चल रही है जी, आम आदमी को जोड़ के आगे चलना चाह रही है, और मतलब लोगों को इतना जागरूक कर रही है कि नहीं, ये आपका अधिकार है, इसके लिए आपको लड़ना चाहिए, आपके साथ ये सरकार को करना चाहिए, और आपके साथ ये नहीं हो रहा है? क्या इस तरह की कोई रणनीति तैयार हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब इसको हम डिमांड्स में नहीं रख सकते, नहीं तो बहुत बड़ा एक पूरा खाका बन जाएगा, लेकिन बुनियादी बात समझने की जरूरत है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो विकास का रास्ता हिमाचल में है, ये है नव उदारवाद के आधार पर। अब नव उदारवाद क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य कोई खर्चा नहीं करेगा, ये सारा जनता खर्चा करेगी, इसलिए यूजर चार्ज वगैरह वगैरह सारा कुछ है। इस विकास के, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, जो भी है, इस विकास के साथ साथ जनता की एस्पिरेशंस जुड़ी हैं, और वो जो जनता की मांगे जुड़ी है, वो जनता की मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो ये है बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन आज हिमाचल में, कि एक तरफ विकास हो रहा है, जो विकास का रास्ता बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन वो विकास के जो फल आम जनता तक पहुंचना है वो नहीं पहुंचता है, ना वो पहुंच सकता है, क्योंकि जो पूरा जो उसका प्रोसेस है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, तो वो पॉलिटिक्स में जगह लेने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ज़मीन का सवाल है, हम उठा रहे हैं, फॉरेस्ट का सवाल है, हम उठा रहे हैं, सेक्शन 118 आप देखते हैं, बिजली का सवाल है, राज्य का जो सवाल है आज वो हम उठा रहे हैं। आप हैरान होंगे, हमारा कोई एमएलए नहीं है, लेकिन अगर कोई सबसे मुखरित वॉइस है कि हिमाचल के हक पंजाब के साथ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लेकर, शानन प्रोजेक्ट है, अभी हमारा कोई हिस्सा नहीं है, भाखड़ा में हमारा कोई हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2.19% हमें बिजली मिलती है। ये पूरे सवाल को अगर आज कोई मुखरित आवाज़ है, जितनी भी उसकी ताकत है, तो वो हम है। तो वो पूरा ऑल्टरनेट देने की क्षमता हम लोग रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनली हम नहीं रखते हैं, पॉलिटिकली हम डेफिनेटली आज वो क्षमता रखते हैं, हम दे रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि संगठनिक रूप से भी उस जो स्पेस है उसको हम ऑक्यूपाई कर सकें। क्या ये तय हो चुका है कि शिमला से बाहर भी निकलना होगा, और बाकी जो जोन है वहां भी सीपीआईएम को पहुंचना होगा, ताकि एक नई पहल हो, क्योंकि जरूरत वहां भी है? एकदम यही, और आपने मतलब सही पकड़ा हमारे को, मतलब जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि शिमला से बाहर निकलना बहुत आसान था, क्योंकि शिमला आपका हेडक्वार्टर है, लेकिन वही शायद हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर भी हो गया कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं सके। तो इसलिए पूरा हमारा ध्यान है, मतलब पिछली हमारी जो राज्य सम्मेलन था रामपुर में, और उससे पहले जो शिमला में था, उसमें यही फोकस है कि हमें जाना पड़ेगा, और क्योंकि वहाँ पर जाने से किसान है वहाँ पर, मतलब 90% से ज़्यादा तो किसान है हिमाचल में, तो वो जो है उसके ऊपर अपार संकट है, ये जो नव उदारवाद के रास्ते चलते हुए। इसलिए वो संकट में हस्तक्षेप करते हुए हमें वहाँ पर संगठन बिल्ड करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ हमने प्रायोरिटी सेट की है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद नहीं, विश्वास है। जी हाँ, टिकेंद्र साहब की आंखों में विश्वास देखा जा रहा है। रिजल्ट आना अभी
बाकी है। लेकिन हमारी तरफ से रिजल्ट बाहर निकल चुका है। किसी भी कीमत पर सामने आया तो सच आया, बस इस सच को आईना दिखाने का काम करेगी जनता, मतलब आप। तो सच की कसम है, आज बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, जारी रखेंगे अपने सवालों की बरसात, जारी रखेंगे सच को नापने का पूरा तरीका। तो आज बस इतना ही। लेकिन क्या चल रहा है हिमाचल की वादियों में खास जानने के लिए नजर बनाए रखें हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर। टिकेंद्र साहब को नमस्कार, साथ ही आपको नमस्कार नहीं, तहे दिल से नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया और मतलब आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।